आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस हफ्ते का वीकली करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफायती एरो लॉन्ज का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा केरल। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केरल में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया। पेरियल टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। आईएएस के वसुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना है। भारत प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा? इसका सही आंसर है एयर इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ट्रांसजेंडर महतो को पहली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली है? इसका सही आंसर होगा झारखंड। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है और यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन है और राज्यपाल संतोष गंगवार है। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई। बीएचईएल को झारखंड में 16,000 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली। झारखंड सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका सही आंसर होगा वेस्ट इंडीज। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर टीवी सोमनाथन। आइए हम लोग इसी क्वेश्चन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानते हैं। संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए। राजेश नंबियार को नास्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। केली मोहन तुलियार को यूएसआईएसपीएफ यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुई। अमरदीप सिंह भाटिया ने नए डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्यप्रकाश संगवान को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ्टी मिशन के लिए नामित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वाधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आइए हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और मुंबई के राज्यपाल हैं रमेश बैस। आइए हम लोग महाराष्ट्र से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। मेहरेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनिक को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 8,000 और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपए तक प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा बिहार। आइए हम लोग बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंदकिशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? इसका सही आंसर होगा ब्राजील। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ब्राजील से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पीसो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना। ब्राजील के लेंडर स्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाता गोल्ड अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर होगा नेपाल। आइए हम लोग नेपाल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T21 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं, ये आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत से संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर भारत शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा गोवा। आइए हम लोग गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। आइए हम लोग गोवा से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 में आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदंब शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला।
गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण इजहार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ने कहा 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की। इसका सही आंसर होगा जैसलमेर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। आइए हम लोग सऊदी अरब से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। सऊदी अरब यानी कि रूमी अल कहातानी पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेदा शहर में किया गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा भारतीय सेना। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा और डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यभार पर केंद्रित है, जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाती है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत के मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और आर्मी बॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी भी मौजूद थीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किन कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम और रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज ने रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, भारतीय सौर ऊर्जा निगम और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। अभी तक ये कंपनियां मिनी रत्न श्रेणी के तहत काम कर रही थी। अगस्त 2024 तक नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या अब 25 हो गई है। किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी बनाने के लिए निम्न मापदंडों को पूरा करना होता है। किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा तभी मिलता है जब वह पहले से ही मिनी रत्न कंपनी की कैटेगरी में एक रजिस्टर्ड हो और उसने पिछले 5 सालों में से 3 साल उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग हासिल की हो। कंपनी ने 6 प्रदर्शन मापदंडों में कम से कम 60 या उससे अधिक स्कोर प्राप्त किए हों। महारत्न या नवरत्न का दर्जा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनियों के लिए होता है। इसका हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां शामिल नहीं हो सकती हैं। आइए हम लोग 25 नवरत्न कंपनियों की सूची के बारे में जानते हैं। पहले चरण पर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरे पे है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरे पर है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, चौथे पर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पांचवे पर है
टेलीफोन निगम लिमिटेड। छठे पर है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। सातवें पर है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। आठवें पे है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। नौवे पे है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। 10वें पे है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। 11वें पे है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 12वें पर है रेल विकास निगम लिमिटेड। 13वें पे है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। 14वें पे है राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर लिमिटेड। 15 नंबर पर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। 16 नंबर पर है राइट्स लिमिटेड। 17 नंबर पर है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। 18 नंबर पर है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। 18 नंबर पर है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। 19 नंबर पर है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। 19 नंबर पर है केंद्रीय भंडारण निगम। उसके बाद है रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम। उसके पश्चात है भारतीय सौर ऊर्जा निगम और सबसे आखिरी में है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है? इसका सही आंसर होगा अवनी लेखरा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद ही गेम्स के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने टोक्यो 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट SH1 में स्वर्ण पदक जीता था। अवनी भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया के बाद खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। आइए हम लोग ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक के बारे में जानते हैं। इसका संस्करण 17वां है और इसका आयोजन 18 अगस्त से 8 सितंबर तक है और इसका आयोजन स्थल है पेरिस। हमारा अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा तेजिंदर सिंह। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। उन्हें 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में कमीशन दिया था। उन्हें 2017 में वायुसेना पदक 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। आइए हम लोग भारतीय वायुसेना के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य जिला न्यायपालिका और अन्य सभी के बीच संवाद को सुगम बनाना है। 2 दिवसीय सम्मेलन में जिला न्यायपालिका के मुद्दों पर 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बुनियादी ढांचा, समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा, मामला प्रबंधन और प्रशिक्षण शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किसे विस्तार एयर इंडिया में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा सिंगापुर एयरलाइंस को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस को विस्तार एयर इंडिया के साथ विलय समझौता के लिए प्रत्यक्ष विदेश निवेश की मंजूरी मिल गई है। सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सिंगापुर एयरलाइन विलय समझौते के तहत
25.1% हिस्सेदारी हासिल करेगी। प्रस्तावित विलय की घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं एयर इंडिया के बारे में। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सीईओ कैंपबेल विल्सन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर होगा भारत। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार के नए राजगीर हॉकी स्टेडियम में 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच होगा। साल 2010 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट का यह 8वां संस्करण होगा, जिसमें एशिया के शीर्ष 6 देश हिस्सा लेंगे। वर्ष 2023 में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत में झारखंड के रांची में खेली गई थी, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर खिताब जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा फिलीपींस में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मनीला फिलीपींस में टीसीएस स्पेस स्टूडियो लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में अनुकूलित समाधान बनाने और डिजिटल नवाचार को चलाने के लिए ग्राहकों के साथ सह नवाचार करना है। मनीला में टीसीएस स्पेस स्टूडियो वैश्विक स्तर पर अपने तरह का 5वां स्टूडियो है। टीसीएस स्पेस नेटवर्क में रियाद, सिडनी, लेटरकनी और स्टॉकहोम के 4 अन्य पेस स्टूडियो भी शामिल हैं। आइए हम लोग फिलीपींस के बारे में जानते हैं। यह एशिया में एक देश है और इसकी राजधानी मनीला है और इसकी मुद्रा है फिलिपिनी पैसो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बोंग बोंग मार्कोसो। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में वधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी है। यह बंदरगाह मध्य एशिया और रूस के साथ भारत की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देगा। महाराष्ट्र के पालघर में स्थित वधवन बंदरगाह 76,220 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी का बंदरगाह होगा। आइए हम लोग महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी और इसकी राजधानी मुंबई है और इसके मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्ण। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा डीके सुनील को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। डीके सुनील ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इन्होंने सीवी अनंत कृष्ण का स्थान लिया है। डॉक्टर सुनील 1987 में प्रबंध प्रशिक्षक के रूप में एचएएल में शामिल हुए थे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन का साउथ स्टेपन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित करेगा? इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम, हरियाणा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। ब्रिटेन का साउथ स्टेपन विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों के तहत भारत में अपना अपठनीय परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है।
विश्व स्तर पर शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संसाधनों। यह विश्वविद्यालय गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित करेगा और पहला शैक्षणिक सत्र जुलाई में शुरू होने की संभावना है। 2023 में यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियमन की घोषणा की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली स्वदेशी मंकीपॉक्स आरटी-पीसीआर किट लॉन्च की है? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में एपी मेडटेक जोन अमित जी में भारत की पहली स्वदेशी मंकीपॉक्स आरटी-पीसीआर किट लॉन्च की। इस किट को एएमटीजेड में ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक्स के सहयोग से विकसित किया गया था। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता दी गई है। आइए हम लोग आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी और इसकी राजधानी अमरावती है और यहाँ के राज्यपाल एम अब्दुल नजीर हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ब्रॉन्ज। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल में SH1 फाइनल में रुबीना फ्रांसिस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने कुल 22 शॉट लगाए और 211.1 स्कोर किया। वह तीसरे स्थान पर रहीं। रुबीना ने इतिहास रचते हुए पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा शूटर बनी है। रुबीना मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 47वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका सही आंसर होगा फ्रांस के लियोन शहर में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 47वां विश्व कौशल प्रतियोगिता 10 से 15 सितंबर 2024 तक फ्रांस के लियोन में आयोजित किया जाएगा। यह फ्रांस के इतिहास में दूसरी बार होगा जब विश्व कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। विश्व कौशल प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में एससीओ शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन ने शासन अध्यक्ष का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। पाकिस्तान एससीओ शासन अध्यक्ष परिषद की घूर्णन अध्यक्षता करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे पेरिस ओलंपिक 2024 की सफलता के लिए स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। ओलंपिक आंदोलन में अनेक असाधारण योगदान को रेखांकित करने वाले एक समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक खेलों पेरिस 2024 के लिए उनके अटूट समर्थन और पियर डे कुबर्टिन द्वारा समर्थित ओलंपिक आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के सम्मान में प्रदान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं।
डूरंड कप 2024 का फाइनल मैच मोहन बगान और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच में हुआ था। इस मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने पेनल्टी शूटआउट में मोहन बगान को 4-3 से हरा दिया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने पहली बार यह खिताब जीता है। यह इस टूर्नामेंट का 133वां संस्करण था। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया था। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 60 लाख रुपए और उप-विजेता मोहन बगान को 30 लाख रुपए इनामी राशि मिली है। डूरंड कप के बारे में हम लोग बात करते हैं। यह डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। पहली बार 1888 में अन्नाडेल शिमला में आयोजित की गई थी। यह टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका आयोजन डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। इसका नाम सर मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। डूरंड कप 2023 का खिताब मोहन बगान ने जीता था, जो इनका 70वां खिताब था। और इसके रनर अप थे पूर्वी बंगाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस उसने कौन सा मेडल जीता है? इसका सही आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पैरा शूटर रूबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल की SH1 कैटेगरी में यह मेडल जीता है। रूबीना ने फाइनल में 211.1 स्कोर किया है। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के अब तक के 5 मेडल हो गए हैं। रूबीना फ्रांसिस का संबंध मध्य प्रदेश से है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के अब तक के मेडल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। किस कैटेगरी में? 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 कैटेगरी में। मोहना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। किस कैटेगरी में? 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 कैटेगरी में। प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। किस कैटेगरी में? महिला की 100 मीटर T35 कैटेगरी रेस में। मनीष नरवल ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। किस कैटेगरी में? मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल की SH1 कैटेगरी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? इसका सही आंसर होगा 16। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक में नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए 16 टीचर्स का चयन किया है। अवार्ड के रूप में सर्टिफिकेट 50,000 और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा। अवार्ड के लिए सिलेक्ट किए गए 16 में से 2 टीचर्स मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से 2-2 टीचर हैं। गुजरात, दिल्ली, पौंडीचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना और चंडीगढ़ से एक-एक टीचर का चयन अवार्ड के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश से सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस के प्रोफेसर नीलाभ तिवारी और IIT इंदौर के प्रोफेसर कपिल आहूजा को चुना गया है। उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर शहनाज अयूब और BHU के प्रोफेसर विरंची कुमार शर्मा को अवार्ड के लिए चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा झारखंड। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। ट्रांसजेंडर अमीर महतो को झारखंड के पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO के तौर पर नियुक्ति मिली है। अमीर महतो ने उड़ीसा के संबलपुर नर्सिंग कॉलेज से पढ़ाई की है। 2023 में झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ट्रांसजेंडर के लिए सीट्स रिजर्व करने को मंजूरी दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पे भारत का सबसे बड़ा एरो लॉन्च लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा कोचीन एयरपोर्ट पे। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। कोचीन एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा एरो लॉन्च
किया जाएगा। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने उद्घाटन किया है। 50 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यह एरो लॉज परंपरा कला, बैक वाटर परिदर्शन और वनस्पतियों का एक संयोजन है। एरो लॉन्ज एयरपोर्ट पर मौजूद एक ऐसी जगह होती है जहां यात्रियों को सामान्य टर्मिनल से ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम महर्षि वाल्मीकि कर दिया गया है। 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किन दो शहरों के बीच में एक औद्योगिक शहर विकसित करेगी? इसका सही आंसर होगा झांसी और कानपुर के बीच में, यानी कि ए और बी दोनों। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार झांसी और कानपुर के बीच एक औद्योगिक शहर विकसित करेगी। इस शहर को लगभग 36,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इस शहर में एक एयरपोर्ट भी स्थापित किया जाएगा। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। यूपी में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू की गई है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। यूपी सरकार लखीमपुर खीरी में 2000 करोड़ की लागत में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी। अयोध्या में टाटा सन्स के द्वारा मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी 2024 में 19,918 हो गई है। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त बने हैं। महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा प्रोजेक्ट नमन। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की है। यह रक्षा पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करेगा। प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण के तहत विभिन्न स्थानों पर 14 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, गुंटूर, अहमदाबाद और बेंगलोर में स्थापित किए गए हैं। अगले 2 से 3 वर्षों में देश भर में लगभग 200 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट को लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा समुद्र प्रताप। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के लिए भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट समुद्र प्रताप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह पहली बार है कि प्रदूषण नियंत्रण पोर्टों को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। इसकी लंबाई 114.5 मीटर और चौड़ाई 16.5 मीटर है। इस परियोजना में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। यह प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट रिसाव प्रतिक्रिया अभियान चलाने में मदद करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उप वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा तेजिंदर सिंह। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारतीय वायुसेना ने एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को नया डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया है। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पास वायुसेना में मॉडर्नाइजेशन और हथियारों की खरीद का इंचार्ज होता है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह लड़ाकू पायलट हैं। उन्हें कई विमानों को 4500 घंटों से अधिक समय तक उड़ाने का अनुभव है। आइए हम लोग थोड़ा इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है नभ सुप्रस दीप्तम। वायुसेना अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सुप्रीम कोर्ट के लिए नए झंडे प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? इसका सही आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू ने। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नए ध्वज और लोगों का अनावरण किया है। नए ध्वज और लोगों की अवधारणा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली द्वारा की गई थी। झंडे में अशोक चक्र, भव्य सुप्रीम कोर्ट भवन और संविधान की पुस्तक है। आइए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत का शीर्ष अदालत है। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। यह संवैधानिक निकाय है। व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत की गई है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, योगेश कथुनिया पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? इसका सही आंसर होगा सिल्वर मेडल। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया ने पेरिस पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। योगेश ने मेंस डिस्कस थ्रो F56 के फाइनल में अपने पहले थ्रो में 42.22 मीटर स्कोर किया है। ये उनका सीजन बेस्ट थ्रो है। F56 कैटेगरी में प्लेयर डिसेबिलिटी की वजह से बैठकर फील्ड में भाग लेता है। योगेश कथुनिया ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। योगेश कथुनिया का संबंध बहादुरगढ़ हरियाणा से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर होगा 5। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 5 लोगों को प्रदान किया गया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ताओं के बारे में। तो पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता है हमारे गुएन थी नॉक फुक, जो वियतनाम के चिकित्सक हैं। और उसके बाद आते हैं परवीज़ा फरहान, जो इंडोनेशिया से हैं। उसके बाद आते हैं मियाज़ाकी हाउ, जो जापान से हैं। फिर उसके बाद आते हैं रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स, जो थाईलैंड के चिकित्सकों का समूह है। उसके बाद आते हैं कर्मा फुदसू, जो भूटान से है। आइए हम लोग रेमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में जानते हैं। यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। इसे नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। यह पुरस्कार एशिया क्षेत्र में परोपकार और सामाजिक सेवा के लिए व्यक्तियों या संगठनों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की याद में की गई थी। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को सम्मानित होने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं, जो 1958 में इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक तथा $50,000 प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में दिए जाते, जैसे जनसेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता सेवा, जनसंचारण, सामुदायिक नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए प्रदान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही आंसर होगा बैडमिंटन। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का दूसरा मेडल प्राप्त हो चुका है। बैडमिंटन मेंस सिंगल SL3 कैटेगरी में नीतीश कुमार ने फाइनल जीता। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल वेथेल को हराया है। नीतीश कुमार का जन्म राजस्थान में हुआ था।
वर्तमान में हरियाणा में रहते हैं। नितेश कुमार ने पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल की बात करें तो अवनी लेखरा ने हासिल किया है शूटिंग में, नितेश कुमार ने हासिल किया है बैडमिंटन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृतलाल मीणा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? इसका सही आंसर होगा बिहार। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पूर्व कोयला सचिव अमृतलाल मीणा को 31 अगस्त 2024 से बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। 1989 बिहार कैडर के मीणा ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में प्रमुख पदों पर कार्य किया है। हाल ही में बिहार के डीजीपी आलोक राज बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा एनएचपीसी लिमिटेड, एसजीवीएन लिमिटेड, यानी कि बोथ ए और बी। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत सरकार ने एनएचपीसी लिमिटेड और एसजीवीएन लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। नवरत्न दर्जा मिलने से एनएचपीसी लिमिटेड और एसजीवीएन लिमिटेड के प्रबंधन को अधिक परिचालन और वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी। नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए पहले से कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में निषाद कुमार ने हाई जंप इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? इसका सही आंसर होगा सिल्वर मेडल। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। निषाद कुमार ने मेंस की T47 कैटेगरी के हाई जंप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता।